अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स कि प्लांट्स में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स किस तरह से होती हैं, प्लांट्स खुद को किस तरह से अपने अंदर जो है वो बैलेंस कायम रखते हैं। ठीक है, हमने 3 तरह के प्लांट्स पढ़े थे। ज़ीरोफाइट्स हमने पढ़ा था, इसके अलावा हमने हाइड्रोफाइट्स पढ़ा था, और जो थर्ड प्लांट्स की टाइप हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी हेलोफाइट्स। स्टूडेंट्स, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स किस तरह से हैं, प्लांट्स होम्योस्टेसिस किस तरह से करते हैं। अब हमने ह्यूमंस में पढ़ना है कि ह्यूमंस में होम्योस्टेसिस किस तरह से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ह्यूमंस में होम्योस्टेसिस जो है, होम्योस्टेसिस के 3 ऑर्गन्स हैं जो होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट जो है लंग्स हैं, फेफड़े हमारे, ये होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दूसरा स्किन जो है हमारी, ये होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करती है। और थर्ड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट किडनीज जो है, ये होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करती है। किस तरह से वो अभी हम देखते हैं। लंग्स जो है, लंग्स आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो फेफड़े हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे। ठीक है, वो जो बॉडी के अंदर जो है वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन से, उसको वो बाहर की तरफ जो है वो एक्सहेल करते हैं। तो इस तरह से जो लंग्स है वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक्स्ट्रा कंसनट्रेशन को बॉडी के अंदर जमा नहीं किए रखते, बल्कि उसको बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। इस तरह बैलेंस कायम रखते हैं। ठीक है, बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ एक्सहेल करते हैं। तो इस तरह ये होम्योस्टेसिस में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, के ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ये मेंटेन रखते हैं, ज्यादा नहीं होने देते, उसको बाहर की तरफ एक्सहेल कर देते हैं। ये लंग्स का रोल है। स्किन क्या रोल प्ले करती है होम्योस्टेसिस में। स्किन जो है इसका इम्पोर्टेंट रोल है कि ये बॉडी टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर किस तरह ये रेगुलेट करेगी। गूज बम्प्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं, ठीक है, ये जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसे हम गूज बम्प्स कहते हैं। ठीक है, ये किस तरह से बनते हैं, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है जो या कोल्ड की फॉर्म में, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो इस तरह ये गूज बम्प्स जो हैं ये खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये एज अ इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। फिर फर्दर जो एयर है वो इससे जो है वो गुजर के एज ये इंसुलेटर के तौर पे काम करेंगे और हवा इससे टकरा के चली जाएगी। इस तरह वो अंदर की तरफ जो है वो स्किन की तरफ नहीं जज़ब हो पाती। ठीक है ना, इन्हीं गूज बम्प्स की वजह से गूज बम्प्स वहाँ पे इंसुलेटर के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, गूज बम्प्स इनवॉलंटरी एक्शन के जरिए से जो है ये एक्टिव होते हैं। ठीक है ना, हमारे जो मसल्स होते हैं जिनके साथ ये बाल जो है ये खड़े होते हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से गूज बम्प्स जो है ये क्या हो जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो गूज बम्प्स जो है ये कोल्ड की फॉर्म में, सर्दी लग रही होती है तब जो है होते हैं, या उसके अलावा जो है कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो, ठीक है ना, गुस्सा आ रहा हो या डर की कैफियत, तो उसकी फॉर्म में भी ये गूज बम्प्स जो है ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो है स्वेटिंग प्रोड्यूस होती है। स्वेटिंग गर्मियों में जो होती है, हमें पसीना आता है। पसीना किस तरह आता है कि हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड होते हैं, पसीने के ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं कि जब हमें पसीना आता है तो वो पसीना जो आता है उसमें पानी भी होता है, ठीक है ना, फ्लूइड होता है, और उसके अलावा जो उसमें नमकियात भी होते हैं। ठीक है, तो स्वेटिंग जो है इस तरह से जब पसीना खुश्क होता है, ठीक है ना, जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो इस तरह में ठंडक जो है वो पैदा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह इवेपोरेशन से, स्वेटिंग से और गूज बम्प्स की फॉर्मेशन में स्किन जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है उसको क्या रखती है, ये बैलेंस रखती है। टेम्परेचर जो हमारा बॉडी में 37 सेल्सियस जो पाया जाता है, इसी के राउंड अबाउट जो है वो टेम्परेचर को रखती है, गर्मियों या सर्दियों। ठीक है ना, सर्दियों में गूज बम्प्स बनते हैं, गर्मियों में स्वेटिंग होती है, इस तरह टेम्परेचर को रेगुलेशन करती है स्किन। इसके अलावा जो किडनीज हैं, किडनीज क्या रोल प्ले करती हैं। किडनीज की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। इस चैप्टर में हम डिटेल में किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी की स्ट्रक्चर किस तरह से और किडनी क्या काम करती है। किडनी का ऑस्मो रेगुलेशन में या फिर एक्सक्रीशन में बहुत अहम रोल है। ठीक है, यूरिन जो बनता है, यूरिन फॉर्मेशन में वो किडनी ब्लड को फिल्टर करती है तो यूरिन बनता है। ठीक है ना, इसके अलावा किडनी ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल प्ले करती है, यानी बॉडी में सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट करती है। जो हमने आज का स्टूडेंट्स टॉपिक पढ़ा है, इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि लंग्स का क्या रोल है होम्योस्टेसिस में। राइट डाउन द रोल ऑफ लंग्स इन होम्योस्टेसिस। इसके अलावा स्किन का रोल, होम्योस्टेसिस में स्किन का क्या रोल है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ फीमेल्स।
इंसानों का यूरिनरी सिस्टम क्या है, यानी यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।